हे गाइस, वेलकम बैक। तो लैब 3 तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी हमने इनकम्स के बारे में। तो आज हम ऑब्लिगेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहेंगे। तो कुछ की पॉइंटर्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में रहे जब भी आप इस प्रोडक्ट को एजेस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ऑब्लिगेशंस क्या है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारा लैब है दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो कैलकुलेशंस है बेसिकली एलिजिबिलिटी की, एक तो इनकम्स एंड एक ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशंस हैं कि जो हमारी देनदारियां हैं, जो हमारे फिक्स रीपेमेंट्स हैं जो बोरोवर के, राइट। तो ऑब्लिगेशंस क्या है? ऑब्लिगेशंस आर फिक्स रीपेमेंट्स, फिक्स रीपेमेंट्स, राइट। तो अब इनके बारे में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो आपने एलिजिबिलिटी बनाते समय, पहली बात, थंब रूल्स क्या ध्यान में रखने हैं आपने? देखिए, जो इनकम बनाते समय, इनकम बनाते टाइम जो जो इनकम्स आपने कंसीडर की हैं, जो जो इनकम्स आपने कंसीडर की हैं, उन इनकम्स के साथ अगर उनसे जुड़ती हुई कोई ऑब्लिगेशंस हैं, उन इनकम्स के साथ अगर उनसे जुड़ती हुई कोई ऑब्लिगेशंस हैं, तो आपको उसको अपनी टोटल ऑब्लिगेशंस में काउंट करना है। देखिए यहां पे बात क्या हो रही है? बात यही हो रही है ना कि भाई हमने, हमारी ऑब्लिगेशन कितनी, हमारी कितनी देनदारी है, राइट। तो मान लीजिए अगर कोई पर्सन एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट जनरेट कर रहा है, एग्जांपल है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट जनरेट कर रहा है 1 लाख रुपए महीना पर मंथ। उसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या परचेज करने के लिए उसने कोई टर्म लोन लिया था, टर्म लोन लिया था। तो उस टर्म लोन की वो 75,000 रुपए महीने की ईएमआई भी दे रहा है, राइट। अब बात ये आती है कि अगर आपने ये 1 लाख रुपए महीने की कमाई को उसकी टोटल कमाई में जोड़ा था अपनी कैलकुलेशंस के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप ये 75,000 रुपए की ईएमआई को उसकी देनदारियों में ना ले तो ये तो नाइंसाफी टाइप हो जाएगा ना, राइट। या तो आप 1 लाख रुपए महीने को भी इनकम में ऐड मत कीजिए, उसकी इनकम मानिए ही मत, फिर तो आप ये 75,000 भी छोड़ दीजिए, तभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बैलेंस बराबर होगा, राइट। तो इनकम जो आपने कैलकुलेट की है उसके साथ लगती हुई कोई अगर ऑब्लिगेशंस है तो उस ऑब्लिगेशंस को आपको उठाना पड़ेगा। पर इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा कि कल को मान लीजिए ये ऑब्लिगेशन 75,000 महीने की जगह 1,75,000 रुपए महीना होती, राइट। तो फिर आप बोलते कि सर नहीं, वीडियो में तो आपने समझाया था कि अगर इनकम ली है तो ऑब्लिगेशन लेनी पड़ेगी, अगर इनकम भी छोड़ दी तो ऑब्लिगेशन भी छोड़ दो। पर ये तो बात गलत हो जाएगी ना, फिर तो आप किसी बोरोवर को ओवर फंडिंग करके दे रहे हो। आप अगर ध्यान से देखें, उसकी लाख रुपए की इनकम है, उसके अगेंस्ट 1,75,000 रुपए की ईएमआई है, तो 75,000 रुपए एक्सेस है उसके पास जो उसने पे करना है। 75,000 रुपए की एक्सेस देनदारी है जो यहाँ पे नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर इनकम में इनकम को काउंट नहीं करेंगे, नीचे ऑब्लिगेशन में ऑब्लिगेशन को सारी छोड़ देंगे, तो आप ये 75,000 रुपए को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे सिनेरियो को अपना वो बेस नहीं बनाना है। उन सिनेरियो जो पहले वाला मैंने समझाया था कि अगर ये मान ली 75,000 रुपए महीना ही होता तो फिर आप इस चीज के बारे में सोच सकते थे, राइट। जब ऑब्लिगेशंस की बात आती है तो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस का क्या करें? अब फ्यूचर ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब है, अब मान लीजिए आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, कोई हाउसिंग लोन लिया है जो प्री ईएमआई पे ही चल रहा है अभी। कई बार होता है ना कि जब आप हाउस की अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं आती तो खाली आपको तब तक आपको उसका इंटरेस्ट ही देना पड़ता है। या आपने कोई टर्म लोन लिया, टर्म लोन लिया तो उसके ऊपर मॉरेटोरियम चल रहा है, मोरेटोरियम चल रहा है। मोरेटोरियम क्या होता है कि आपको काम शुरू करने से पहले बैंक ने अलाउ कर दिया कि आप 6 महीने या 12 महीने खाली इस लोन पे ब्याज पे करते रहिए और ईएमआई इसकी 12 महीने बाद शुरू होगी। तो कई कई बार क्या होगा कि इस सिनेरियो में आपके पास सेल्स टीम ये डिस्कस करेगी या क्लाइंट ये डिस्कस करेगा कि सर आप मेरी एलिजिबिलिटी जो बना रहे हैं, आप मेरी जो देनदारियां कंप्यूट कर रहे हैं, मेरी तो खाली प्री ईएमआई की देनदारी है या ब्याज की देनदारी है, मैं तो अभी ईएमआई दे ही नहीं रहा, तो आप कितना ऑब्लिगेशन में कितना काउंट करेंगे? तो देखिए, हम जो क्लाइंट को लोन दे रहे हैं, आपको फंडा ध्यान में रखना पड़ेगा। हम जो लोन दे रहे हैं क्लाइंट को, वो देखिए लैप लोन जो दे रहे हैं तो वो 10 साल के लिए भी हो सकता है, 15 साल 20 साल के लिए भी हो सकता है। बिजनेस लोन आप 3 साल के लिए भी दे सकते हैं, ऑटो लोन 5 साल के लिए हो सकता है। तो ये लोन हम फ्यूचर पीरियड के लिए दे रहे हैं।
हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर पीरियड में वो क्लाइंट इतनी इनकम और इतनी ऑब्लिगेशंस पे खड़े रहने वाला है। तो अगर मैं 10 साल के लिए लोन दे रहा हूं क्लाइंट को और मैं उसकी इनकम और ऑब्लिगेशंस को कंप्यूट कर रहा हूं, इनकम एंड ऑब्लिगेशंस को कंप्यूट कर रहा हूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये इनकम्स और ये ऑब्लिगेशंस इसकी 10 साल तक बनी रहेंगी, राइट। तो अगर मैं यहां पे खाली ब्याज की ऑब्लिगेशन ले लूं, खाली मैं ब्याज की ऑब्लिगेशन ले लूं और उसका प्रिंसिपल पोर्शन जो आगे 12 महीने बाद शुरू होगा या 24 महीने बाद शुरू होगा उसको इग्नोर कर दूं, तो मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूं अपने फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि वो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उसका ब्याज ही चलता रहेगा, राइट। हाँ, अगर आप मान लीजिए 1 साल का ही कोई लोन दे रहे होते हैं, 12 मंथ्स के लिए कोई टर्म लोन, कई बार बिजनेस लोन 13 महीने के लिए दे देते हैं, तो 13 महीने के लिए दे रहे हैं और आपको अपने के टर्म लोन के एग्रीमेंट में पता है कि 24 महीने का मॉरेटोरियम है, तब आप देख सकते हैं कि भाई ऑब्लिगेशन लेने की क्या जरूरत है, 24 महीने तो खाली ब्याज ही पे करना है, राइट, क्योंकि आपका टर्म लोन सिर्फ 13 महीने का था। पर यूजली क्या होता है कि 10 महीने, 3 साल, 5 साल के लिए होता है। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में प्री ईएमआई वाले या खाली जिस पे इंटरेस्ट पे हो रही है वो वाले लोन्स अगर आप चल भी रहे हो ना, तो उनकी फुल ईएमआई ही कंसीडर करनी है अपनी ऑब्लिगेशन में, राइट। जो उसकी प्रॉपर रीपेमेंट शुरू होगी, तो जो प्रॉपर उसको पर मंथ किस्त देनी है वही किस्त यहां पे आपको कंसीडर करनी है। थर्ड पॉइंट ये आ गया इसमें, ये थर्ड पॉइंट जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से। देखिए, जब आप ऑब्लिगेशंस को कंसीडर करते हैं, तो जो लोन्स नेक्स्ट 12 मंथ्स में खत्म होने वाले हैं, फिनिश होने वाले हैं, जिनकी रीपेमेंट नेक्स्ट 12 मंथ्स में फिनिश हो जाएगी, उनकी ऑब्लिगेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। उनको ऑब्लिगेशन में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 12 महीने में रीपे हो ही रहे हैं, तो 12 महीने के बाद तो उनका कोई वजूद रहना ही नहीं है उन लोन्स का। हालांकि ये इंटरनल बैंक टू बैंक पॉलिसी में वेरी करता है, बट मोस्ट ऑफ द बैंक, मेजोरिटी ऑफ द बैंक या एनबीएफसीज इस चीज को अपने पास इंप्लीमेंट कर चुकी हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो लोन्स पूरे एंड टू एंड खत्म हो जाएंगे, उन लोन्स की ईएमआई को आपको ऑब्लिगेशंस में लेना जरूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या डिस्कस करने वाला है कि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके पास लोन तो पता होता है आपको कि उसका कोई लोन चल रहा है, लोन रनिंग है, पर आपको उसकी ईएमआई नहीं पता होता, और आपको क्लाइंट बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा कि भाई जहां से आप ईएमआई पता कर सकें। तो इस सिनेरियो में क्या करें? तो इस सिनेरियो में फर्स्ट आपके पास क्या चॉइस आपको करनी पड़ेगी? फर्स्ट तो आप कहीं से सिबिल से ढूंढ के देखिए, सिबिल चेक कीजिए। हो सकता है कि सिबिल में उसका आपको टोटल टेन्योर डाला गया हो। अगर उसका टोटल टेन्योर आपका मिल जाए और आपको सैंक्शन अमाउंट मिल जाए उस लोन का, सैंक्शन अमाउंट मिल जाए, टोटल टेन्योर आपको उस लोन का मिल जाए कि कितने टाइम का लोन है, सिबिल में डाला होता है ना, तो आप अपने मोबाइल में ही ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, और आजकल जो ब्याज चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके टोटल टेन्योर डाल के सैंक्शन अमाउंट डाल के आप एक टेंटेटिव ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑब्लिगेशन कंसीडर कर लीजिए। ये तो फर्स्ट चॉइस है आपके पास कि इस तरह से अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, राइट। सेकंड चॉइस आप क्या करेंगे फिर? ये सेकंड चॉइस आपकी बैंक टू बैंक पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बिजनेस लोन्स होते हैं, अगर आपका जो लोन है जिसकी आपको ईएमआई नहीं पता वो कोई बिजनेस लोन है, तो बिजनेस लोन यूजली 3 साल के होते हैं, यूजली 3 ईयर्स के होते हैं। तो आप इसमें ये मान लीजिए कि आपका जो लोन है वो 3 साल का होगा बिजनेस लोन, तो आप उसको 3 साल का मान के, टोटल टेन्योर 3 ईयर्स का मान के, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन में तो नॉर्मली 15% तो होता ही है, 15 से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 से 16% मान लीजिए, 3 साल का टेन्योर मान लीजिए, और मोबाइल में उसकी एक ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिए, देन उसके हिसाब से उसको अपनी ऑब्लिगेशन में कंसीडर कर लीजिए। जो हाउसिंग लोन्स हैं नॉर्मली इसको 10 ईयर्स का हाउसिंग लोन को आप मान सकते हैं, तो उसके हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। अगेन जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आपको इंटरनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले इस चीज को चेक करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी क्या फॉलो करती है नॉर्म। लैप लोन है तो उसको भी आप 10 ईयर्स का मान के कर सकते हैं कि 10 ईयर्स का मान के उसकी ऑब्लिगेशन मान ली,
क्योंकि आपको कहीं से भी क्लाइंट भी नहीं बता रहा क्लाइंट भी नहीं बता रहा कि आपको ऑब्लिगेशन कितनी है, और आपको कहीं बैंक स्टेटमेंट से भी नहीं पता लग रहा कि ऑब्लिगेशन कितनी है। तो इस तरीके से आप पता कर लीजिए। कोई एनी अदर लोन है, कोई एनी अदर लोन है, देन आप उसको 5 साल का मान लीजिए, 5 ईयर्स का कंसिडर कर लीजिए, और उसके हिसाब से उसकी टेंटेटिव ईएमआई को कैलकुलेट कर लीजिए। राइट, ये चीज आप अपने पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, तो इसमें एक थर्ड आपके पास ऑप्शन भी कई बार हो जाती है। थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, कि सिबिल्स जब आप देखते हैं ना क्लाइंट के, जब आप सिबिल देखते हैं, तो मान लीजिए सिबिल में एक सैंक्शन अमाउंट डाली हुई है 25 लाख रुपए लोन की। सिबिल के नीचे ना डीपीडी स्ट्रिंग होती हैं मंथ ऑन मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से डीपीडी स्ट्रिंग दी होती है, और साथ में उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी दिया होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी दिया होता है। तो आप ये चीज ध्यान में देख सकते हैं, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग आता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट का आता है, और ये भी प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है। अब मान लीजिए मई, जून, जुलाई में आपकी डीपीडी स्ट्रिंग 0 है, मतलब उसने क्लाइंट ने ईएमआई टाइम पे रीपे की है। राइट, तो आप ये देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मई में 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग था, मई की ईएमआई देने के बाद 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था, उसके बाद यहां पे रह गया मान लीजिए 95,000 पे, यहां पे रह गया 90,000 पे, यहां पे कितना रह गया 85,000 रुपीज। ठीक है, तो आप यहां पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मई से अगस्त तक उसका कितना रीपेमेंट हुआ, 4 महीने में कितना रीपेमेंट हुआ, 15,000 रुपए का रीपेमेंट हुआ 4 मंथ्स में, जस्ट उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके। आपको ये ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि 5,000 पे हर महीने कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए। ये तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए बना लिया, हो सकता है यहाँ पे 96,000 हो सकता है यहाँ पे 91,000 हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का भी फर्क पड़ सकता है इस चीज का। तो आप खाली या तो 12 महीने का पीरियड, अगर आपके पास 12 महीने का पीरियड अवेलेबल है यहाँ पे, तो 12 महीने का डिफरेंस निकाल लीजिए कि 12 महीने के शुरू में कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था और 12 महीने के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। उनका डिफरेंस देखेंगे तो उतना प्रिंसिपल आपका रीपे हुआ, उतना प्रिंसिपल आपका रीपे हुआ लोन में। ठीक है, तो प्रोवाइडेड कि आपके लोन में कोई ओवरड्यू ना हो, कोई डीपीडी स्ट्रिंग ना हो, तो मतलब आप मान के चलेंगे कि आपका लोन टाइम पे रीपे हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि 15,000 पे, अब चलो यहाँ पे मैंने 4 महीने लिखे हैं, पर आप इसको पूरा साल मान लो, मान लीजिए कि 15,000 पे 12 महीने में रीपे हुए, तो आप 25 लाख रुपए को 15,000 से डिवाइड कर लीजिए। 25 लाख रुपए को 15,000 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने टेन्योर का लोन है। क्योंकि अगर 15,000 पे हर साल रीपे हो रहे हैं, तो दैट मीन्स 25 लाख रुपए कितने सालों में रीपे हो जाएगा, वही आपका टोटल टेन्योर आ जाएगा। तो अगर 4 महीने भी हैं, तो 4 महीने भी अगर 15,000 पे 4 महीने में रीपे हुए हैं, तो यानी पूरे साल में कितने रीपे हो जाएंगे, 15,000 3 बार रीपे हो जाएंगे, यानी कि 45,000 रुपीज पे होंगे 12 महीने में। 4 महीने में 15,000 पे हुए, तो 12 महीने में कितने पे होंगे, 45,000 पे होंगे। तो 45,000 पे अगर 12 महीने में पे होंगे, तो डिवाइड बाय 45,000 करके आपके पास टेन्योर आ जाएगा, और उसके हिसाब से ही जब टोटल टेन्योर आ गया, ये तो खाली प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन है। आपको जो टोटल ऑब्लिगेशन कंसीडर करनी होती है, उसमें आपको प्रिंसिपल भी लेना होता है, आपको इंटरेस्ट भी लेना होता है। तो आपके पास जब टोटल टेन्योर एक टेंटेटिव आ गया, टेंटेटिव टेन्योर आपके पास आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ईएमआई अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, पर ये चीज को तभी यूज करें जब आपको इस चीज की अश्योरेंस हो कि हाँ भाई ये चीज ठीक डायरेक्शन पे काम कर रही है। इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए जो ये लोन आप 25 लाख रुपए का चेक कर रहे थे, ये बिजनेस लोन था, और आपकी जो इस साल भर की रीपेमेंट आ रही है वो 45,000 रुपए की आ रही है, और 25 लाख डिवाइड बाय 45,000 करेंगे, ये तो 10-15 साल के रुपए, 10 से 15 साल का लोन बनता है। तो बिजनेस लोन तो कभी भी इतने लंबे टेन्योर का सैंक्शन होता नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आपको इस चीज के बारे में रिकन्फर्म करना पड़ेगा, या अगर आप ये श्योर है कि ये बिजनेस लोन ही है, तो आप इसको 3 साल के अकॉर्डिंग ही लेके चलिए। राइट, तो जब अब मान लीजिए ये हाउसिंग लोन होता है, तो 45,000 के हिसाब से अगर ये मान लीजिए 45,000 छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे लाख रुपए होता, या 2 लाख रुपए महीना होता, 2 लाख रुपए पे हो रहा होता पूरे 12 महीने में, तो आप ये लगाते कि ये 12 साल में रीपे हो रहा है, तो फिर आपको टैली होता कि हाँ भी हाउसिंग लोन तो 12 साल का हो ही सकता है, या लैप लोन भी 12 साल का हो ही सकता है, यूजुअली इंडस्ट्री में मिलता है। तब आप इस चीज को रीश्योर कर सकते थे। पर जब कुछ अनयूजुअल आपके पास डाटा इसकी वजह से निकल के आ जाए, तब फिर आप इस चीज के ऊपर रिलाई मत कीजिए। हाँ, पर आपके साथ इसमें सेकंड डाउट ये भी हो जाएगा कि इतना कम रीपेमेंट क्यों हुआ,
तो या तो लोन टाइप डिफरेंट है, या सिबिल में कुछ गलत मेंशन्ड है, या इसने कोई रीपेमेंट में दिक्कत की हुई है, या इसके टर्म्स ही कुछ ऐसे हैं कि इसमें कोई प्री EMI होगा या इसमें कोई मोरेटोरियम दिया होगा। तो ये चीज़ का आपको साथ में इसमें ध्यान रखना है, राइट। देन उसके बाद कई बार आता है कि लिमिट्स की ऑब्लिगेशंस का क्या करें। लिमिट्स जो चल रही हैं उसकी उनकी ऑब्लिगेशंस को कैसे कंसीडर करें। तो उसमें आ जाता है कि जैसे सीसी लिमिट है, सीसी लिमिट है तो 8 से 9% उसका जैसे भी ब्याज, जो भी ब्याज है, तो उसके ब्याज को आप ऑब्लिगेशन में ले लीजिए। अब इसमें आपके पास दो चॉइसेस है, चाहे वो सीसी लिमिट आप मान लीजिए पैकिंग क्रेडिट लिमिट है जो फॉरेक्स के लिए मिलती है, उसको पैकिंग क्रेडिट सस्ती मिलती है, तो उसमें 3 से 4% आप ब्याज को ऑब्लिगेशन में मान सकते हैं। बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी है या एलसी है, उसमें कमीशन होता है, तो 1 से 2% कमीशन को आप अपनी ऑब्लिगेशन में ले सकते हैं। टर्म लोन तो आपको पता ही है कि कैसे लेने हैं, राइट। तो सीसी लिमिट्स और इनके बारे में इस तरह से चीज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है आपके पास। जब आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाते हैं, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट उठाते हैं, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इंटरेस्ट डेबिट होता है, सीसी का इंटरेस्ट वहां पे डेबिट किया गया होता है ऑलरेडी। नेट प्रॉफिट लेस करके आते हैं, नेट प्रॉफिट यहां पे डिडक्ट करके आते हैं। तो जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हालांकि इसके ऊपर एक सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ इनकम के बारे में डिटेल्ड वीडियो आएगा, तो इसको इंटरेस्ट को आप इनकम में ऐड बैक ना कीजिए, मतलब इनकम आपको, आप इसमें इनकम में मत बढ़ाइए इसको, और सीसी की ऑब्लिगेशन भी छोड़ दीजिए, जो मैंने आपको पहले फंडा बताया कि या तो इनकम ही मत लो या ऑब्लिगेशन मत लो, राइट। और साथ में ऑब्लिगेशन मत लो, या तो इसको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक मत कीजिए, नेट प्रॉफिट में माइनस ही रहने दीजिए, क्योंकि माइनस है तो दैट मीन्स ऑलरेडी इसकी ऑब्लिगेशन कंसीडर्ड है। नेट प्रॉफिट में तो ऑलरेडी ये घटा के ही नेट प्रॉफिट बचा है ना, तो ऑलरेडी अगर ये घटा हुआ है तो दैट मीन्स इसकी ऑब्लिगेशन ऑलरेडी कंसीडर्ड है, इसको ऑलरेडी आपने देनदारी मान के बाकी बैलेंस बचा हुआ है। या तो आप इस बैलेंस के ऊपर काम कीजिए, इसको इसमें ऐड बैक करके इनकम मतलब इसकी बढ़ाइए, फिर तो आपको इसको सेपरेटली ऑब्लिगेट करने की जरूरत नहीं है। अब कई बार बैलेंस शीट्स में क्या होता है कि आपके पास ये इंटरेस्ट बाइफरकेटेड ही नहीं होता, कई बार बाइफरकेटेड नहीं होता, फिर उसके बाद पास उस सिनेरियो में तो आपके पास ऑप्शन बचती नहीं है, फिर तो नेट प्रॉफिट में ये सारा इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा और इसको ऑब्लिगेट भी करना पड़ेगा, राइट। ये सेकंड सिनेरियो आपके लिए कि इस तरह से फिर या तो कंसीडर कर लीजिए। पर इसमें कई बार आपके सामने ये दिक्कत आ सकती है कि मान लीजिए 2022, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट कब की होगी, 2022 की, तो 2022 में उसकी 5 करोड़ की लिमिट थी, 5 करोड़ की लिमिट थी, और 5 करोड़ की लिमिट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ब्याज जो भी है उसकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से कंप्यूटेड होगा, जो भी उसने उस टाइम यूटिलाइजेशन की होगी। मान लीजिए उसने 2 से 3 करोड़ ही लिमिट यूज की थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ब्याज था। पर आज की डेट में आज फेब 2023 चल रहा है, अब इसकी लिमिट बढ़ के 10 करोड़ हो चुकी है, एनहेंसमेंट ले ली उसने साल के बीचों बीच, तो 10 करोड़ हो चुकी है, और अब उसकी यूटिलाइजेशन भी 8 से 9 करोड़ पहुंच चुकी है। तो इसमें मैं यही प्रेफर करूंगा आपको कि आप कंजर्वेटिव हो जाइए, कंजर्वेटिव हो जाइए यहाँ पे। और क्योंकि जो मैंने आपको फंडा पीछे बताया पिछली स्लाइड्स में कि आप फ्यूचरिस्टिक लोन दे रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि ये इनकम, ये ऑब्लिगेशंस फ्यूचर के लिए कंटिन्यूड रहेंगी, तो आप मान के चलिए कि अगर ये 10 करोड़ रुपया फ्यूचर में यूज करेगा तो 9% के हिसाब से वो कितना इंटरेस्ट देगा। यहां पे नेट प्रॉफिट में तो आप जो ब्याज ऐड बैक करेंगे वो ब्याज आप ऐड बैक करेंगे 5 करोड़ के हिसाब का ही, जो उसने एक्चुअल उस टाइम लगा होगा। पर यहां पे जो ऑब्लिगेट आपको करना पड़ेगा वो ऑब्लिगेट आपको यहां पे ज्यादा करना पड़ेगा, ऑब्लिगेट यहां पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहां पे चीज तो रॉन्ग है, क्योंकि आपने इनकम उतनी ऐड बैक नहीं की, आपने ऑब्लिगेशन ज्यादा माइनस कर दी, क्योंकि हो सकता है कि 2023 में उसकी सेल्स भी डबल हो गई हो, सेल भी डबल हो गई हो, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट भी अप हुआ होगा 2023 में। आप ऑब्लिगेशन 2023 की इनकम के हिसाब से नहीं ना ले रहे, आपने इनकम तो ली है 2022 की, ऑब्लिगेशन भी 2022 की वहां पे ऐड बैक कर दी है। पर यहाँ पे जब आप ऑब्लिगेशन ले रहे हो वो आप 2023 फेब 23 के हिसाब से ले रहे हो, जहां पे उसकी सेल ऑलरेडी डबल हो चुकी हो सकती है, उसका प्रॉफिट डबल हुआ हो सकता है, तो दिखने में गलत लगता है। तो इस वजह से कई बैंक क्या करते हैं कि इसको लिमिट्स की ऑब्लिगेशंस को ऑल टुगेदर इग्नोर ही कर देते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं। वो यहाँ पे अगर टोटल इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट की बाइफर्केशन ले लेते हैं कि लिमिट का इंटरेस्ट कितना है और टर्म लोन्स का इंटरेस्ट कितना है, बाइफर्केशन ले लेते हैं, और लिमिट के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड बैक भी नहीं करते और यहाँ पे आगे ऑब्लिगेट भी नहीं करते। तो सिमिलर सिनेरियो में मैंने भी अपना 4 महीने पहले एक केस किया था,
तो उसमें क्या था कि क्लाइंट ने ड्यूरिंग 2023 काफ़ी इन्वेंट्री फंडिंग लिमिट उठवा ली थी। इन्वेंट्री फंडिंग लिमिट्स उसने काफ़ी पिक कर ली थी, तो उसकी वजह से अगर मैं उन सारी इन्वेंट्री फंडिंग्स को ऑब्लिगेशंस में ले लेता उसकी करंट ईयर की, तो उसकी एलिजिबिलिटी आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो इन्वेंट्री फंडिंग 2022 में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो उसकी इनकम उस हिसाब से फिर कंसीडर नहीं हो रही थी, बल्कि ऑब्लिगेशन ज़्यादा बन रही थी, राइट। तो उस वजह से फिर मैं फंस गया था उस केस में। तो फिर हमने उसकी सेल्स भी करंट ईयर में काफ़ी अप थी, प्रॉफिट भी अप थे, तो फिर हमने उस समय म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को इग्नोर ही करते हैं। हम ना लास्ट ईयर में उसके इंटरेस्ट को एड बैक करने का बेनिफिट देते हैं, ना इंटरेस्ट को ऑब्लिगेट करने का इसमें कुछ करते हैं सिस्टम। हालांकि इस चीज़ के बारे में आप चिंता मत कीजिए, जब लैब की 5-6 7 तक वीडियोस आएंगी, तो जब मैं आपको प्रैक्टिकली एलिजिबिलिटीज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल सिनेरियोज के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ें पूरी हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएंगी। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में एक आइडिया लगाना है, थोड़ा सोचना शुरू करना है कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसके बारे में। बाकी इन वीडियोस के साथ लगातार टच में बने रहिए, लगातार देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।